नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 48 करने वाले हैं। ओके ना, चलिए आ जाइए सवाल पे यार। देखें का n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यार 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर बोले 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो अपने वाला सवाल में इसने बोला 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या n है। का n को 13 से विभाजित किया जाए। n को यानी अगर 101 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो 101 को अगर 13 से डिवाइड करिएगा, 13 सते 91, रिमाइंडर बचेगा कितना? 10। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यार, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा टाइप का है। 9 के 4 के पावर 9/4 रूट 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और बट्टा में आपको दे रखा है इसने कि 2 रूट 2 के पावर -2, और कंप्लीट टू दी पावर है 1/2। ये सॉल्व करना है। तो देखें यार, 8 माइनस 4 के पावर 9/4, यार 4 के पावर 9/4 लिखा है, तो आप 4 का स्क्वायर कंप्लीट टू दी पावर 9/4 तो लिख ही सकते। सॉरी, 2 का स्क्वायर और कंप्लीट टू दी पावर 9/4। अब पावर मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 यानी 2 के पावर कितना? 9/2। तो ये 2 के पावर 9/2 है। इनटू देखें यार, ये है √2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो अगर रूट हटाइएगा तो दोनों के पावर 1/2 ना, दोनों के पावर 1/2 गुना 2 के पावर 2 कंप्लीट टू दी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आया 2 के पावर 1/2 गुना 2 के पावर कितना? 1। ओके, और पूरे के बट्टा में है, देखें यार, ये है 2 √2 के पावर -2, तो 2 गुना 2 के पावर -2, रूट हटाइएगा तो पावर में 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब 2 गुना 2 के पावर -1, तो 2 गुना पावर में माइनस यानी कि इनवर्स हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि नीचे बच गया 1, और कंप्लीट टू दी पावर है 1/2। ओके, अब 8 माइनस, देखें यार, यहाँ पे सबका बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो सारा पावर को ऐड करिएगा, 9/2 1/2 1 ऐड करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 2। 9 1 10, 9 1 10 2 12/2 यानी कितना? 6 हो जाएगा, और कंप्लीट टू दी पावर 1/2, और 2 से काटिएगा 3 बार में। ओके ना, तो 8 माइनस 2 का क्यों कितना? 8, तो 8 माइनस 8 0। ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल आसान था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे गंदा था, और क्या। देखिए यार, का 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो इनमें से कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? देखिए यार, याद ध्यान में रखिएगा, एलसीएम जो होता है, एलसीएम एचसीएफ से अवश्य विभाजित होगा। एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा विभाजित होता है। कहा 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो कहा निम्न में से कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है? तो एलसीएम एचसीएफ से अवश्य विभाजित होगा, यानी कि जो नंबर 120 को काटेगा वो तो उसका एचसीएफ हो सकता है, और जो नंबर एलसीएम को नहीं काटेगा वो उसका एचसीएफ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। तो 8 से 120 भाग दीजिएगा, 15 20 से इससे तो कटेगा, 12 दहाँ 120 कटेगा, 24 25 120 कटेगा, 35 से 120 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यानी कि उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 35 नहीं हो सकता। एलसीएम को जो काटेगा वो तो एचसीएफ हो सकता है, पर जो नहीं काटेगा वो एचसीएफ नहीं होगा। देखिए, का एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया,
प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। सिंपल सा सवाल है यार, जितने का वृद्धि या कमी बोला उसको ऊपर, जितने का वृद्धि या कमी बोला उसको ऊपर, एवं बट्टा में वृद्धि बोला तो 100 में जोड़कर, और अगर कमी बोला तो 100 में से घटाकर। वृद्धि बोला 100 में जोड़कर, कमी बोलेगा 100 में से घटाकर। कहा किसी संख्या को x% बढ़ा दिए, तो जितना का वृद्धि या कमी किया उसको ऊपर, और नीचे वृद्धि तो 100 में जोड़कर। ओके, परसेंट में रिजल्ट मांगा है, 100 से गुना करना नहीं भूलिएगा। 100 गुना x कितना, 100x बट्टा में 100 प्लस x, 100x बट्टा 100 प्लस x%, 100x बट्टा 100 प्लस x%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना, बी। देखिए, कहा दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किया है, और उसके अंक, उसके कहने का मतलब जिसने 9 अंक अधिक हासिल किया, का उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। देखिए यार, पहला विद्यार्थी ने ए अंक लेकर आया, दूसरा बी अंक लेकर आया। कहा कि पहला विद्यार्थी का जो अंक है वो दोनों के अंकों के योग का 56% है। पहला विद्यार्थी का अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। 56 बट्टा 100, 4 से 14, 4 से 25। अब देखें यार, वेरिएबल को एक साइड ले आइएगा तो a प्लस बी बराबर 14 बट्टा 25 हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू है 14 यूनिट, a का वैल्यू 14 यूनिट। अब देखें, a प्लस b है 25, a प्लस b 25, a अगर 14 है तो 25 में से 14 घटाइएगा तो b का वैल्यू कितना बचा, 11 यूनिट। यानी a ने 14 अंक लेकर आए, b ने 11 अंक। a को b से कितना यूनिट ज्यादा अंक मिला, 3 ज्यादा मिला, 3 ज्यादा मिला, पर एक्चुअल में कहा कि पहला को 9 अंक अधिक मिला है, तो 3 यूनिट 9, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 का। दोनों के अंक कितने हैं, पहला का 14 यूनिट यानी 14 तिया 42, दूसरा का 11 यूनिट यानी 11 तिया 33, 42 और 33 ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 5वां हिस्सा एवं दूसरे का 8वें हिस्सा 3:4 के अनुपात में। देखें यार, 94 के 2 भाग में ब्रेक किया है। एक नंबर है 94 जिसको 2 भागों में डिवाइड किया, और कहा पहले भाग का 5वां हिस्सा। तो यार, पहला भाग है सपोज x, तो x का 5वां हिस्सा यानी कि x बट्टा 5, रेशियो दिया यानी कि बट्टा। दूसरा संख्या है y का, दूसरे का 8वां हिस्सा यानी कि y बट्टा 8, पहले का 5वां हिस्सा यानी x बट्टा 5, दूसरे का 8वां हिस्सा यानी y बट्टा 8, और इन दोनों का जो रेशियो है इसने दिया है 3:4 यानी कि 3 बट्टा 4। अब सिंपल है, कैलकुलेशन कर लीजिए, x बट्टा 5 गुना, आपको पता है कि सर बट्टा में जो भी फ्रैक्शन होता है ये इनवर्स हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 बट्टा y बराबर 3 बट्टा 4। कटने वाला कोई नहीं ना है, नहीं कटेगा। तो यार, न्यूमेरिकल को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, क्रॉस करिएगा तो 5 उधर जाके 5 तिया 15 बट्टा 8 ही नीचे आके तो 8 चौक 32, यानी कि पहला संख्या है 15, दूसरा पहला हिस्सा है 15 यूनिट, दूसरा 32, तो दोनों हिस्सा का योग कितना हो गया, दोनों का योग 47 यूनिट, पर एक्चुअल में दोनों का योग दिया है 94, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 2। 1 यूनिट 2 है तो पहला हिस्सा यानी 15 यूनिट, 15 दूना 30, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दिया है tan 3x बराबर cot 30 डिग्री प्लस 2x। तो देखें यार, बराबर के दोनों साइड इंटरचेंजिंग फॉर्म है। tan इंटरचेंज होता है cot में, cot इंटरचेंज होता है tan में, tan cot में, cot tan में। तो यार, बराबर के दोनों साइड अगर इंटरचेंजिंग फॉर्म हो तो एंगल का योग हमेशा 90 डिग्री होगा, एंगल का योग ऑलवेज 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 30 डिग्री। एंगल का योग कितना, 90, तो 5x बराबर 30 उधर जाके घटेगा 60, तो x बराबर कितना, 12, और x का ही वैल्यू पूछा, ऑप्शन सी। देखिए, कहा एक धारा के दिशा में 9 की चाल 12 किलोमीटर पर बराबर है। देखें यार, धारा के दिशा में किसी भी 9 का चाल बढ़ जाता है, यानी कि वोट प्लस वाटर दिया है 12 का। धारा के विपरीत चाल घटता है, यानी कि वोट माइनस 12 दिया, वाटर दिया कितना, 8।
अब ये दो ठो इक्वेशन दिया है। सवाल का शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नौ को कितना समय लगेगा। तो नौ को शांत जल, देखें यार शांत जल में 24 किलोमीटर, तो शांत जल में तो वाटर का तो कोई स्पीड है नहीं, तो शांत जल में कोई भी व्यक्ति या बोट अपने वास्तविक चाल से तैरता है। तो कहा 24 किलोमीटर अगर शांत जल में तैरे जाए, नौ चले, तो कितना समय लगेगा। तो बोट का स्पीड निकाल लेते हैं, दोनों को सॉल्व करिएगा। 20/2 कितना आ जाएगा, बोट का चाल 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, अब कहा 24 किलोमीटर शांत जल में जाना है, तो 10 के चाल से जाएगा, समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल यानी कि 2.4 आवर। 2.4 आवर ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 126 रुपए पर केजी, ऐसे पर का सिंबल लगा लेना। 126 रुपए पर केजी वाली चाय और 135 रुपए पर केजी वाली चाय को एक तीसरी किस्म वाली चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपया पर केजी है तो तीसरी किस्म की चाय का मूल्य ज्ञात करें। देखें यार यहाँ पे इसने तीनों प्रकार के चाय का क्वांटिटी दे दिया है, 1:1:2 के रेशियो में है। यानी पहले प्रकार के चाय का मात्रा है 1 केजी, दूसरे प्रकार के चाय का भी मात्रा 1 केजी तथा तीसरे प्रकार के चाय का मात्रा है 2 केजी। आप बताएं पहले प्रकार के चाय का रेट है 126 रुपए पर केजी और पहले प्रकार का आपने 1 केजी चाय लिया तो टोटल खर्च हो गए कितने रुपए, 126 रुपए। दूसरे प्रकार के चाय का रेट है 135 रुपया, आपने 1 केजी दूसरा प्रकार का चाय लिया तो कितना खर्च हो गया, तो 135 रुपया 1 केजी का। तीसरे प्रकार के चाय का रेट पूछा हमने, मान लिया 1 रुपया पर केजी। तीसरे प्रकार के चाय का रेट है 1 रुपया पर केजी और तीसरे प्रकार का आपने 2 केजी चाय लिया है। 1 केजी का रेट 1 रुपया तो 2 केजी लिए तो टोटल खर्च हो गया कितना, 2x रुपया। तो ये फर्स्ट डाटा से 1 केजी का रेट, ये 1 केजी का और ये 2 केजी का, तो 1 1 2 2 4 केजी का। ये फर्स्ट डाटा से टोटल 4 केजी चाय का मूल्य हो गया। ये टोटल 4 केजी चाय का मूल्य है इतना। अब आगे सवाल में कहा कि उन सभी को मिला दिया गया और मिश्रण का मूल्य 153 रुपया पर केजी। यार 1 1 2 2 4 केजी चाय हो गया और का मिश्रण का रेट 153 रुपया पर केजी, यानी 1 केजी का 153 रुपया है। तो मिक्सचर कै केजी बन गया, 4 केजी नया। तो 1 केजी का 153, 4 केजी का रेट कितना, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 1 21, 4 2 612। तो ये फर्स्ट डाटा से 4 केजी का टोटल रेट है, ये सेकंड डाटा से 4 केजी का टोटल रेट है। दोनों 4 केजी का रेट है अतः आपस में बराबर। अब करना कुछ नहीं है, बस सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग यार। देखिए का ए 2/3 भाग 8 दिन में, ए जो है 2/3 भाग काम को 8 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कै दिन में करेगा, 12 दिन में। बी जो है ये 3/5 भाग काम 6 दिन में, 3/5 भाग काम 6 दिन में, तो बी पूरा काम कै दिन में, 10 दिन में। तो 12 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पचे 10 6 का ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कै दिन में, दोनों मिलेगा तो एक दिन में 11 काम, एक दिन में 11 काम, तो 60 काम कै दिन में, 60/11 यानी कि 5.5/11, 5.5/11 ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या है, सुधार लीजिएगा, दूसरी और तीसरी संख्या है, दूसरी और तीसरी यानी बी और सी का रेशियो दिया है 9:16 का। पहली यानी कि ए और तीसरी का रेशियो 1:4 है। तो यार इन दोनों रेशियो को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए दोनों में कॉमन लेटर कौन है, सी। तो सी का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ 16 है यहाँ 4 है, तो 16 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 4 से। अब ए बी सी, ए का वैल्यू 4 है कम 4, बी का वैल्यू कितना है 9 और सी का वैल्यू 4 चौक 16 का। तीनों का योग 116 है, तो यार 16 4 20 9 29, तीनों का योग 29 है पर दिया है 116, तो 1 यूनिट बराबर कितना 4, 1 यूनिट 4 है, तो दूसरी संख्या यानी 9 यूनिट का वैल्यू 9 चौक 36, ऑप्शन डी। देखिए कहा 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से
एक वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितने का अंतर है। देखें यार, कहा 1 साल तक वार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो यार अगर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज हो तो 1 साल का ब्याज कितना ये, और अगर वार्षिक है तो 1 साल का ब्याज कितना निकालना है। सुनिए यार, अब एक चीज आपको पता है, तिमाही रेट है कितना, 40%, रेट 40% है। एक बार सवाल का थीम पकड़िए, कहा यार कि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, 1 साल तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो कहा उन दोनों ब्याजों का अंतर कितना होगा। तो यार तिमाही कहने का मतलब, अगर तिमाही डाटा को एनुअल के रूप में लाइएगा, एनुअल बोले तो वार्षिक के रूप में अगर लाइएगा, तो वर्ष में यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आप बताएं 3-3 महीने का 1 साल यानी 12 महीना में कै टर्म बनेगा। 3-3 महीने पर ब्याज अगर मिल रहा है तो 3-3 महीने का 1 साल में कै टर्म, 3-3-3 12 टर्म, 12 3 चौक 12 यानी 4 टर्म बनेगा। 3-3 महीने का 4 टर्म बनेगा, यानी कि टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भागा, तो रेट आ गया 10%। अब देखें यार, आप बताएं 10% के दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना। 10% के दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, तो 46.41%। ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। 10% के दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%, और 40% के दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 40%। अब इन दोनों ब्याज का अंतर कितना है, तो 6.41%। 6.41% अंतर है कितना का, तो 10,000 रुपए का 6.41%। डेसिमल और परसेंट हटाइएगा, डेसिमल हटाइएगा, 100% हटाइएगा और 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यानी कि डिफरेंस है 641 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। देखें, का एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 में बेचा, उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। 75 रुपया में बेचा, सेलिंग प्राइस है 75 रुपया, का लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। कि अगर यार प्रॉफिट परसेंट X% है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा। यही इसने बोला कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट उसको लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस अगर X है तो प्रॉफिट परसेंट X% होगा, तो क्रय मूल्य निकालना है। देखिए यार, आपको पता है क्रय मूल्य है 100 रुपया, X% लाभ हुआ, यानी कि बेचे कितना में होंगे, 100 प्लस X/100 में, इतना में बेचे, पर एक्चुअल में कितना में बेचे हैं, 75 रुपया में। अब यार क्रय मूल्य निकालना है, यानी ऑप्शन में तो X का ही वैल्यू दे रखा होगा, तो ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन अगर सी लीजिएगा, सी ही आंसर है, हमको पता है सी आंसर है, तो सी X का वैल्यू अगर 50 लीजिएगा, 50 गुना 100 प्लस 50, 150 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 पचे 75, लेफ्ट बराबर राइट हो गया, यानी X का वैल्यू 50 होगा। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है यार कि आप जो भी क्रय मूल्य दिया है, जो भी क्रय मूल्य दिया है, इसका 2 फैक्टर बनाइए। ऐसा 2 फैक्टर बनाइए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का हो। 75 का 2 फैक्टर कौन कौन, 15 पचे 75, 15 पचे 75, और इनका डिफरेंस जो है ये कितने का है, डिफरेंस 10 का है। अगर डिफरेंस 10 का है और प्रॉफिट परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है, तो छोटा वाला में 10 से गुना करके आंसर, यानी कि 10 पचे 50, ऑप्शन सी। ये भी तरीका सही है, लेकिन हमको लगता है कि बेसिक से ही कर लीजिए, जरूरत नहीं है ऐसे, अगर समझ रहे हैं तो सही है। जैसे मान लीजिए बोलेगा किसी वस्तु को जो है 24 रुपया में बेचने पर प्रॉफिट परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यार 24 को ऐसे 2 गुणनखंड में ब्रेक करिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का हो, तो 24 का ऐसा 2 फैक्टर 12 और 2 है। अब प्रॉफिट परसेंट अगर क्रय मूल्य के बराबर है, तो छोटका में 10 से गुना करके आंसर, तो 10 दूना 20 रुपया क्रय मूल्य हो गया। ओके ना, कर लीजिएगा ऐसे। मान लीजिए दिया किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर, 39 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ का प्रतिशतता
क्रैमूल के बराबर है, तो वस्तु का क्रैमूल। तो 39 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करिए कि दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस 10 हो। 13 तिया 39 डिफरेंस 10 का है। अगर प्रॉफिट परसेंट क्रैमूल के बराबर है तो छोटका में 10 से गुना करके 10 तिया 30 कर लेंगे। चलिए देखें का 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज दर से, कुछ भाग जो है 8% ब्याज दर से, शेष भाग 10% ब्याज दर से उधार दिया। यदि कुल वार्षिक औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है, 9 टोटल जो है 9.2% है, तो कहा दोनों भाग क्या होगा यार। 9.2 में से 8 जाएगा 1.2, 10 में से 9.2 जाएगा 0.8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 8% ब्याज दर से लगाया गया धन है 2 यूनिट, 10% ब्याज दर से लगाया गया धन है 3 यूनिट, दोनों को मिलाकर टोटल धन 5 है, पर एक्चुअल में दिया है कितना 10,000 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू भाई मेरे कितना 2,000, एक यूनिट 2,000, तो पहला भाग कितना 4,000, दूसरा भाग 3 दूना 6,000, 4,000 और 6,000, ऑप्शन नंबर ए। देखिए किसी वस्तु के सूची मूल्य पर P% और Q% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकमात्र छूट निकालना है। आपको पता है कि P% और Q% का दो लगातार छूट दिया है, तो दो लगातार छूट के समतुल्य एक छूट होता है A प्लस B माइनस A गुना B बट्टा 100। ये आप लोगों को याद होगा। जैसे मान लीजिए X% और Y% का दो लगातार छूट दिया है, तो दो लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा, तो A प्लस B माइनस A गुना B बट्टा 100, या X Y है यानी कि X प्लस Y माइनस X गुना Y बट्टा 100। तो P प्लस Q माइनस P गुना Q बट्टा 100, P प्लस Q P गुना Q बट्टा 100, ऑप्शन नंबर सी। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। देखिए यार कॉस्ट प्राइस यानी 20 में खरीदे 21 में बेचे तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ कितना पर 20 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 20 × 100 5%, ऑप्शन ए। देखें का 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो k के तुलना में 8 संख्याओं का औसत कितना अधिक हो जाएगा। एक चीज थोड़ा सा समझिए यार, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लगातार संख्या लिखा हुआ है 2 3 4। आपको पता है कि सर जब दो नंबर के बीच का गैप सेम है, यानी कोई सीरीज सेम नंबर से जुड़ जुड़ कर आगे बढ़ रहा है, यानी कि अगर लगातार सीरीज है तो लगातार सीरीज का जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। लगातार संख्याओं का एवरेज मिडिल टर्म। तो यहाँ 2 से 1 बड़ा 3, 3 से 1 4, यानी कि गैप सेम है तो एवरेज मिडिल टर्म होगा, यानी कितना होगा 3 होगा। मान लीजिए 2 3 4, एक अगला प्राकृतिक संख्या शामिल कर लिए, तो अब इन चारों का औसत क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर अभी भी लगातार संख्याओं का ये सीरीज है तो एवरेज मिडिल टर्म होगा, और इस बार मिडिल में 2 नंबर आ गया, तो इन दोनों के मिडिल में कौन है, तो 3 और 4 के बीच में कितना है 3.5, तो एवरेज है 3.5। मान लीजिए दिया 2 3 4 5 6, अब बोले इनका एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर मिडिल टर्म अभी भी, और मिडिल में है कितना 4, तो इसका एवरेज 4। यानी आप देख पा रहे हैं कि एक संख्या एक्स्ट्रा लेने पर एवरेज जो है ये 0.5 बढ़ रहा है। एक संख्या एक्स्ट्रा लेने पर एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो रही है। दो संख्या एक्स्ट्रा अगर लेंगे तो यहाँ 0.5 कितने का, 1 का वृद्धि होगा, यानी कि एक नंबर लेने पर एवरेज 0.5 बढ़ेगा। 2 नंबर लेने पर एवरेज 0.5 प्लस 0.5 1, 3 नंबर लेने पर 1.5, 4 नंबर लेने पर एवरेज में कितने का वृद्धि 2 का वृद्धि हो जाएगा। इतना माइंड सेट हो गया। अब का अपना जो सवाल है इसमें कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत k है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्या शामिल कर ली जाए, यार सुनिए, 2 प्राकृतिक संख्या एक्स्ट्रा शामिल किए, एक अगर एक्स्ट्रा शामिल करते तो एवरेज में 0.5 की वृद्धि होता। अगर 2 प्राकृतिक संख्या और शामिल कर लिए हैं तो एवरेज पहले से 1 बढ़ जाएगा। तो कहा k की तुलना में 8 संख्याओं का कितना अधिक हो जाएगा औसत। तो यार 2 संख्या शामिल किए, एक शामिल करते तो एवरेज 0.5 बढ़ता, 2 संख्या शामिल किए तो एवरेज 0.45 0.5 कितना बढ़ जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर बी।
का 20 पारी के रनों का औसत 32 है, 20 पारी का औसत 32 है, तो 20 पारी का टोटल रन 20 गुना 32 हो जाएगा। का वह अगली पारी में कितना रन बनाए जिससे औसत 4 हो जाए, अगली पारी यानी कि 21वीं पारी में कितना बनाए कि औसत 4 बढ़ जाए, पहले 32 था 4 बढ़ के हो जाएगा कितना 36। तो यार 21 पारी के टोटल रन में से अगर 20 पारी का टोटल रन घटा दीजिएगा तो क्या एक पारी का रन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए का एक आयत का एरिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया, लंबाई 2x प्लस 1 है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए यार आपको पता है कि लंबाई दिया है 2x प्लस 1, चौड़ाई और लंबाई दोनों का गुणनफल एरिया होता है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई एरिया होता है। लंबाई पता है, चौड़ाई निकालना है, तो एक तो ऑप्शन से देख लें कि इसको एल से गुना करने पर आपको जो है ये एरिया आता है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x, ये वाला पॉसिबल है। ओके ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे देखिए, अलजेब्रिक फॉर्म में एरिया दिया है तो यार पहले इसको ब्रेक करते हैं, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस कितना 1। अब 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। अब यार x प्लस 1 होगा ना यार, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन कर गए तो अंदर में बचेगा 2x प्लस 1, और ये आयत का लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आ गया। लंबाई दिया 2x प्लस 1 तो चौड़ाई कितना होगा x प्लस 1। ऐसे भी करिए, नहीं तो ऑप्शन से ज्यादा बेहतर है। देखिए दिया x प्लस 1 बट्टा x बराबर 2, आपसे बोला x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर का वैल्यू। तो देखें यार एक चीज बताइए, सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, सही है, ऐसे सवाल में सच में प्रॉब्लम है, लेकिन आप बना लिए होइएगा करके क्या कि ये इन दोनों को जोड़ने पर 2 हो, तो x बराबर 1 लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, x बराबर 1 लेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बट्टा 1, 1 प्लस 1 बट्टा 1 कितना 2, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर है जिसका हाइट दिया है 32√3 का इमारत के आधार का अवनवन कोण 60 डिग्री है। का ये टावर के शीर्ष से कहीं आधार का अवनवन कोण जो है ये 60 डिग्री है। तो टावर से इमारत की दूरी, टावर से यहाँ का डिस्टेंस आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये वाला। तो यार tan 60 डिग्री होता है √3 बट्टा 1, tan 60 √3 बट्टा 1, तो √3 यानी 60 के सामने ये लंब √3 है, आधार 1 है, √3 का वैल्यू दिया है 32√3, तो √3 से √3 कैंसिल, एक का वैल्यू कितना 32, एक का वैल्यू 32 है। तो का टावर से इमारत की दूरी, तो एक ही का वैल्यू निकालना है, एक यूनिट है तो 1 गुना 32 कितना 32। देखिए का फिबोनैची श्रृंखला के पहले 10 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। का एक फिबोनैची श्रृंखला है यार जिसके पहले 10 संख्याओं का मीडियन निकालना है। का एक फिबोनैची संख्या उस श्रृंखला के पिछले 2 संख्याओं का योग है। एक कहने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म जो फिबोनैची श्रृंखला का जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म जो है ये पिछले 2 टर्म के योग के बराबर, नेक्स्ट टर्म जो है पिछले 2 टर्म के योग के बराबर है, पिछले 2 टर्म के योग के बराबर है। ओके, और आपको दिया है कि पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 1 है, तो तीसरा टर्म जो होगा पिछले 2 टर्म के योग के बराबर, तो 0 + 1 1 होगा। अगला टर्म पिछले 2 के योग के बराबर 1 का 1 2, फिर अगला पिछला 2 के बराबर 2 1 3, फिर अगला 2 3 5, इसी तरह से 5 3 8 8 5 13, 13 और 8 21, 10 गो हो गया, 3 3 6 3 9। अगला कितना होगा 21 और 23 34। अब का मीडियन, तो मीडियन बीच वाला 4 इधर से कट गया, 4 इधर से कट गया, तो बीच में आ गया कितना 3 और 5, तो 3 + 5 दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए, 8/2 यानी कितना 4, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए कहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 4x प्लस वाई बराबर 13 दो बिंदु 1, 6 और 6, 1 को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। देखें यार, कभी भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी दो पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे x1 y1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, x2 y2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है और उन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरने वाली रेखा का अगर समीकरण निकालना हो, किसी भी दो पॉइंट से होकर गुजरने वाली रेखा, जैसे इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली ये रेखा है, तो इस रेखा का जो इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, वो होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जब भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा और उन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा का अगर इक्वेशन बोले तो सिंपल y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होगा। अब देखें इन दोनों पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक का है 1, 6 और दूसरा का 6, 1। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर निकालिएगा तो y माइनस y1 यानी कि 6 बराबर y2 यानी 1 माइनस y1 6 बट्टा x2 6 x1 1 इंटू x माइनस x1 यानी कि 1। अब देखिए यार, ये है 5 बट्टा ये y माइनस 6 बराबर माइनस 5 बट्टा 5 इंटू x माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया। y माइनस 6 बराबर माइनस से अंदर गुना करिएगा माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस x, माइनस x बाएं साइड आके प्लस x हो गया प्लस y, माइनस से उधर जाके ऐड हो जाएगा तो x प्लस y बराबर 7। यानी कि इस लाइन से गुजरने वाली जो एक रेखा, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब का इस लाइन से एक रेखा गुजरती है जिसका इक्वेशन है 4x प्लस y बराबर 13। तो कहता है कि यह रेखा जो है इस ओरिजिनल रेखा को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने मान लिया m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, अब देखें यार, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो पहला लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस y बराबर 13, दूसरा लाइन का इक्वेशन है x प्लस y बराबर 7। तो इन दोनों इक्वेशन को घटाइएगा तो 4x में से x गया 3x, 13 में से 7 गया 6, तो x का वैल्यू 2। x अगर 2 है तो y का मान तो निकल ही जाएगा, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करिए, 4 दूना 8 उधर जाके 13 में से माइनस हो गया तो y बराबर 5। x और y दोनों का वैल्यू पता कर गए, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। कितना है, 2 और 5। अब ये तो सिंपल सवाल हो गया, इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, हो जाएगा सवाल। ओके, mx2 ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े ना, पहले भी सवाल हम लोग किए थे। देखिए कहा एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। रेलगाड़ी का एवरेज स्पीड, देखिए यार, पहला 1 किलोमीटर 240 के स्पीड से गया, अगला 1 किलोमीटर 80 के स्पीड से गया, तो औसत चाल क्या होगा, 2x/। क्या हो रहा है, हर दिन यही चीज होता है यार, इसमें प्रॉब्लम पता नहीं क्या होता है। सही है। देखें यार, दो समान दूरी को अगर दो अलग अलग चालों के द्वारा तय किया है तो एवरेज स्पीड 2x/y बट्टा x प्लस y होगा। पहला 1 किलोमीटर जो है, पहला 1 किलोमीटर गया है 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और अगला 1 किलोमीटर गया है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो दो इक्वल डिस्टेंस है, चाल अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड होगा 2x
x बाई बट्टा x प्लस बाई यानी कि 80 प्लस 240 0 8 4 12 320 हो जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए कहा x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5/5/9। एक्स का वैल्यू देखें यार, समानुपात का केस जब भी हो तो इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। x गुना 5/9 बराबर 1/18 गुना 3/5। 9 दूना 18 काटिएगा तो x बराबर 3/5 नीचे आ जाएगा तो 5 5 25 दूना 50 यानी कि 3/50 ऑप्शन नंबर बी। देखें यार कहा बामन माइनस मोड है, 8 में से 20 गया माइनस का 12 तो बामन माइनस, आपको पता है मोड हटाइएगा तो उसके अंदर से पॉजिटिव वैल्यू -12 है तो ये +12 हो जाएगा। अब ये माइनस जो बाहर में है ये तो माइनस यहाँ पे रहेगा ही ना, ये -12 था तो ये हो गया +12। अब 52 में से 12 जाएगा कितना 40 ऑप्शन बी। देखिए का एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी कि 10 था 11 बढ़ गया। अप्रैल में 10 था मई में 11 हो गया। मई से जून में 20% गिर गया, 20% 20 25 100 5 था 1 गिर कर 4 हो गया। फिर जुलाई तक 50% बढ़ गया, 50% 1/2 यानी कि 2 से 3 हो गया। अब कटता है तो काट लीजिए, 2 दूना 4 और कोई कट रहा है नहीं, 50 11 दूना 22 तिया 66 यानी कि कहा कि अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अप्रैल से जुलाई तक जो मुनाफा ये 16 बढ़ जाएगा, 16 का वृद्धि होगा 50% 100 से, 50 दूना 16 दूना 32 ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक प्रवेशिका पाइप और एक निर्गम पाइप। प्रवेशिका पाइप यानी कि पानी भरने वाला नल और एक निर्गम यानी कि पानी निकालने वाला पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1 घंटे के क्रम में खोला गया। 1 घंटे के क्रम में खोला गया कहने का मतलब ये अल्टरनेट वाला सवाल है। का टंकी खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से किया गया। प्रवेशिका यानी कि भरने वाला नल को पहले ओपन किया गया। खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5 घंटे लगते हैं। देखिए यार खाली नल को भरने में 10.5 तो 10.5 डेसिमल के रूप में जब भी टाइम दे, टाइम एंड वर्क और टाइम पाइप एंड टंकी में, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 से काटिएगा, ये 5 दूना 10 2 5 10 सॉरी 5 दूना 10 5 1 5 दूना 10 21 बट्टा कितना 2 और बी जो है उसको खाली करेगा 35 घंटा में। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 35 और 21 का 105। 21 बचे 5 दूना 10 भरने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को प्लस से 35 दिया, खाली करने वाला है माइनस से। कहा कि दोनों को 1 घंटे के लिए बारी बारी से, पहला घंटा ए आया दूसरा घंटा बी आया होगा तो 2 घंटा में कितना भर गया 10 भरा 3 खाली कर दिया तो भरा एग्जैक्ट 60। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेन सवाल देखें यार, एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट वाला में खास करके खाली करने वाला, अगर सारा नल भरने वाला होता तब तो सवाल काफी आसान होता है, जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल करते हैं कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक खाली करने वाला है तो खाली करने वाला जब भी आया ना पाइप एंड टंकी में तो खाली करने वाला के एफिशिएंसी को टोटल में से घटा लिया करिए। तो 105 में से 3 गया कितना 102। अब देखें 7 में कितना से गुना करे कि 102 के बराबर हो जाए। तो 17 से गुना करिएगा, नहीं 14 7 98, 14 से गुना करिएगा तो 98, तो 14 से इधर टाइम के यूनिट में गुना करिए तो 14 दूना 28 घंटा। यार 105 में से 98 गया तो रिमेनिंग बच गया कितना 7। अब ये जो शेष 7 बचा ये भरने पहला घंटा कौन आएगा ए आएगा। ए 10 लीटर 1 घंटा में तो 7 लीटर का 1 घंटा में 7/10 घंटा में टोटल इतना समय लगेगा। अब 28 घंटा 7/10 आवर को मिनट में लाइएगा 60 से, 10 6 6 7 42 28 घंटा 42 मिनट ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा रघु और सीता की वर्तमान आयु 1741 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु, देखें यार रघु का वर्तमान एज है 17 तो 5 साल पहले एज कितना होगा 12 का। सीता जी का प्रेजेंट एज है
41। 5 साल पहले सीता का एज कितना रहा होगा? 36। तो कहा कि रघु की आयु सीता की आयु की कै गुनी थी। रघु के बारे में सवाल बोला, रघु ऊपर में, सीता के रिस्पेक्ट में बोला सीता नीचे में। 12/36 यानी कि 1/3 भाग 1/3। ऑप्शन नंबर बी। देखें ये बहुत खूबसूरत सवाल है यार। का एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। ओके, अब आगे कहा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। आगे सवाल में कहा यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, एक वृत्त जो है त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। देखें यार, एक तो इस सवाल का लैंग्वेज ऐसा है, लैंग्वेज पढ़ के अगर सवाल को बनाने का कोशिश करिएगा सवाल हिलेगा तक नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा डाटा को, कि जैसे यार इसने बोला कि भीतरी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो यार भीतर किनारों के साथ अगर एक वृत्त बनाइएगा, ऐसे एक वृत्त अगर भीतरी किनारों के साथ बनाइएगा और आगे का वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, कहने का मतलब हुआ कि वृत्त के केंद्र को मिलाने पर एक समबाहु त्रिभुज बनता है, तो उस समबाहु त्रिभुज का एक भुजा का लंबाई निकालना है। एक तो लैंग्वेज ऐसा लिखा है कि कुछ पल्ले नहीं आपको पड़ रहा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं लैंग्वेज एरर था, लेकिन सवाल हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि सवाल ये पूछना क्या चाह रहा है। सवाल ऐसा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर एक वृत्त बनाया गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। सवाल का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए था, लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। का एक वृत्त जो है, कहा कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है 3 वृत्त इसके तीनों कॉर्नर पे बनाया गया है, 3 वृत्त इसके तीनों कॉर्नर पे बनाया गया है। और कहा इसके केंद्र को मिलाकर, इसके केंद्र को मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इसके केंद्रों को मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो कहा बनने वाले समबाहु त्रिभुज के भुजा का लंबाई आपको निकालना है। सवाल ये है, सवाल का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए था। अब देखें जरा यार, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जैसे यार ये भी पता है आपको कि जैसे ये कोई टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो 90 डिग्री होगा, ये सबको पता है। दूसरा चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों टेंजेंट का लंबाई आपस में समान होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि केंद्र बिंदु और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र बिंदु और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। केंद्र बिंदु और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र बिंदु और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, ये दोनों एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आ जाइए अपना वाला जो सवाल था, इसमें देखें यार एक चीज आप बताएं तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये रेडियस होगा, और रेडियस इसने दिया है कितना? 1। दूसरी चीज केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाए तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये पता है आप लोगों को। अब यार आप बताएं तो एक चीज जरा, कि जैसे ये बाह्य बिंदु है और ये केंद्र बिंदु है, तो बाह्य बिंदु और केंद्र बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा जो है दोनों एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा या नहीं? अगर ये पूरा समबाहु है तो समबाहु का तीनों कोण 60-60 डिग्री का होगा, तो ये पूरा अगर 60 डिग्री है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। मानते हैं बात? अब हमारे पास सवाल खत्म हो गया। ये है अपना सवाल यार, ये देखें ये है 90 डिग्री, ये अपना 90 डिग्री है, ये वाला 1 सेंटीमीटर वृत्त का रेडियस दिया है और ये एंगल 30 डिग्री है।
तो हमको समबाहु त्रिभुज बोला, तो यही क्रिया ऊपर भी करिएगा, यानी हर जगह यही चीज कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का भुजा पूछा, तो अगर यार अपने के पास ये वाला लेंथ पता हो जाए तो समबाहु त्रिभुज का भुजा, चूंकि इसके बराबर ये है तो समबाहु त्रिभुज का भुजा पता कर जाएंगे। तो देखें यार, इसके लिए अपने पास एक तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ चाहिए और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ चाहिए। समझिए कैसे आएगा यार। देखें 30 90 के सामने तो फिक्स है यार, 90 के सामने तो ये कर्ण होगा, ये फिक्स है। अब जो एंगल लेंगे उसके सामने लंब होगा, तो 30 के सामने लंब है, एक आधार होगा ये वाला, चूंकि ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण 90 के सामने फिक्स है। 30 के सामने लंब है, 30 के सामने लंब है 1 सेंटीमीटर, तो आधार कितना, तो tan 30 होता है 1/√3, tan 30 1/√3, यानी लंब है 1 आधार √3, तो लंब है 1 सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो जाएगा √3। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक ये √3 हो गया ये वाला। तो यही चीज अगर ऊपर करेंगे तो ये वाला भी √3 आ रहा होगा। तो यार ये वाला √3, ये वाला √3, ये वाला √3 और ये वाला भी √3, ये वाला भी √3, टोटल 6 में से √3 2 √3 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 - 2 √3, और ये 6 - 2 √3 है, तो ये वाला भी 6 - 2 √3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके ना। तो बहुत खूबसूरत सवाल था, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका एरर, पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, पेपर में ही ऐसा सवाल पूछा था, लैंग्वेज बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा इस सवाल का। तो चलिए यार, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और आज आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी देखे होइएगा सेट आज का जो पेपर का जो सवाल आया था मैथ्स के, काफी आसान से सवाल आए हैं। और जो लोग भी सारा सेट अगर शुरुआत से मारे होइएगा तो उम्मीद करते हैं उनसे एक भी सेट का पेपर का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपने सारा सेट अच्छे से कवर कर रखा है तो चाहे लेवल कितना भी अच्छा रहेगा फिर भी आपसे एक भी सवाल नहीं छूटना। एक आध सवाल ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मैक्सिमम सवाल आप अप्रोच कर लेंगे। ओके ना। तो थोड़ा सेट पे अच्छे से काम करिए, और जो जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगता है उस टॉपिक को भी अलग से थोड़ा सा मेहनत करिए उस पे। तो चलिए यार, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू यार।